तो बैक टू क्वांटम कंप्यूटेशन। क्वांटम मैकेनिक्स और लीनियर अलजेब्रा कल हो गया था। तो आज हम वापस आ गए हैं क्वांटम कंप्यूटेशन के ऊपर। तो क्वांटम कंप्यूटेशन में हमने जो कंप्यूटर बनाना है वो क्लासिकल कंप्यूटर से किस तरह मुख्तलिफ है। वो क्लासिकल कंप्यूटर से इस तरह मुख्तलिफ है कि उसके अंदर हम बजाय क्लासिकल बिट्स के जो कि 0 1 होते हैं, हम क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो बुनियादी चीज होती है या क्वांटम सिस्टम की जो बुनियादी रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम स्टेट कहते हैं या स्टेट वेक्टर कहते हैं। और उस वेक्टर को क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये कल हमने बात की थी डिराक नोटेशन की, कि डिराक नोटेशन ये है कि किसी वेक्टर वी को जैसे आप लिखते हैं स्कूलों में वी, हम डिराक नोटेशन में उसको इस तरह से लिखते हैं और इसको हम कैट बोलते हैं। और अगर इसका डुअल लिया जाए तो उसको हम ब्रा बोलते हैं। ठीक है। तो कैट ब्रा नोटेशन को डिराक नोटेशन कहते हैं। तो जितनी भी क्वांटम कंप्यूटेशन हम करते हैं वो ब्राकेट नोटेशन के अंदर करते हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा, अगर किसी भी चीज को ब्राकेट नोटेशन के अंदर लिखा गया हो तो इसका मतलब होता है कि वो क्वांटम स्टेट है। तो इसी 0 और 1 को अगर मैं लिखना चाहता हूँ क्वांटम बिट्स की फॉर्म में, तो इसको मैं सिर्फ कैट और ब्रा के अंदर लिख दूंगा। और इस तरह लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो जीरो है अब, ये सिर्फ एक जीरो बिट नहीं है, बल्कि ये क्वांटम स्टेट में लिखा हुआ एक जीरो बिट है। तो चूंकि क्वांटम स्टेट में लिखा हुआ है यानी क्वांटम बिट है, इसलिए इसको क्यू बिट कह देते हैं। ठीक है। क्वांटम का क्यू लेते हैं और बिट का बिट लेते हैं और इससे मिला के ये क्यूबिट का लफ्ज इसको इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। यहाँ पे जो मैंने 0 1 लिखी हुई है इसको कंप्यूटेशनल बेसिस कहते हैं। क्लासिकल कंप्यूटेशन में सिंपल 0 1 है और क्यूबिट्स के अंदर जो बेसिस आपकी बनती है वो क्यूबिट्स 0 और क्यूबिट 1 से मिलकर बनती है। तो इसको स्टैंडर्ड कंप्यूटेशनल बेसिस भी कहा जाता है या स्टैंडर्ड क्वांटम कंप्यूटेशनल बेसिस भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद लीनियर सुपरपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल मैंने शायद आपको बताया था कि किसी भी स्टेट को किसी भी स्पेस के अंदर किसी भी स्टेट को एज अ लीनियर सुपरपोजिशन लिखा जाता है बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर। तो चूंकि अब हमारी जो कंप्यूटेशनल बेसिस है वो 0 और 1 है, यानी कैट 0 और कैट 1। तो इसलिए मैं कैट 0 और कैट 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, जो कि इन जनरल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कल क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये भी बात की थी कि इन जनरल जो क्वांटम स्टेट है वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होती है। तो अगर ये एक वेक्टर है तो ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर तभी बनेगा अगर आपका अल्फा और बीटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो फिर इनके ऊपर अगर आपने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगानी है तो हम कहते हैं कि जो अल्फा मॉड और बीटा मॉड स्क्वायर है इसका सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मतलब ये कि स्टेट नॉर्मलाइज्ड है। और इसका फिजिकली मतलब ये होता है कि किसी भी क्वांटम स्टेट में किसी चीज के पाए जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अल्फा मॉड स्क्वायर जो है ये है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ सिस्टम इन कैट 0 स्टेट। और बीटा मॉड स्क्वायर जो है ये है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द सिस्टम इन 1 स्टेट। ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम 0 स्टेट के अंदर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है अल्फा का मॉड स्क्वायर, जो भी उसका कोएफिशिएंट है। और अगर आपका सिस्टम 1 के अंदर है स्टेट के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बीटा के अंदर। लेकिन अगर आपका सिस्टम इन दोनों स्टेट्स में बैक वक्त मौजूद है जिसको हम सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी होगी सिस्टम के इस साए में पाए जाने की, वो आप टोटल प्रोबेबिलिटी 0 की और टोटल प्रोबेबिलिटी स्टेट 1 की ऐड कर देंगे। और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी से हमें पता है। 1 का मतलब आप समझ लें कि 100% प्रोबेबिलिटी है। और अगर 0 हो तो प्रोबेबिलिटी आमतौर पे 0 से 1 के दरमियान ली जाती है। यानी अगर 0.5 है प्रोबेबिलिटी तो इसका मतलब होगा कि 50% चांस है। और अगर 1 है तो इसका मतलब होता है कि 100% चांस है कि वो चीज़ वहां पे पाई जाएगी। तो ये सिंपल लीनियर सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमने कल भी इसको देखा था। और लीनियर सुपरपोजिशन किस चीज की ली है? कंप्यूटेशनल बेसिस की ली है। ठीक है। अच्छा, अगर
अब मुझसे कोई सवाल ये पूछे कि जी इस साए की वैल्यू बताएं क्या होगी, यानी इस साए की फॉर्म क्या होगी। ये जो साए है, जो जिसको मैं साए वेक्टर कह रहा हूँ या कैट कह रहा हूँ, या अगर आप इसकी प्रोजेक्शन ले लें पोजीशन पे तो ये वेव फंक्शन बन जाता है। तो ये कैसा दिखता है। तो इसकी टोटल मेजरमेंट करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा की तमाम वैल्यूज का पता होना चाहिए। अब अल्फा और बीटा चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो लिहाजा दे कैन टेक इन्फिनिट वैल्यूज। ठीक है, अल्फा की मैं इन्फिनिट वैल्यूज ले सकता हूँ, इसी तरह बीटा की मैं इन्फिनिट वैल्यूज ले सकता हूँ। तो अगर आपने टोटल साए मालूम करना है, तो उसके लिए आपको तमाम अल्फा और तमाम बीटा वैल्यूज बारी बारी पुट करनी पड़ेंगी, और वो इन्फिनिट वैल्यूज पुट करने के बाद आप ये कह सकेंगे कि आप किस स्टेट के अंदर है। तो क्वांटम स्टेट के बारे में आप पता नहीं लगा सकते कंप्लीटली जब तक कि आपको कंप्लीटली अल्फा और बीटा का नॉलेज नहीं मिल जाता। और अल्फा और बीटा की जो कि इन्फिनिट वैल्यूज हैं, लिहाजा अगर आपके पास एक क्वांटम सिस्टम है और आप उसके ऊपर मेजरमेंट करते हैं उसको जानने के लिए, तो आपको इन्फिनिट मेजरमेंट करनी पड़ेंगी, तब जाके आप बता सकते हैं कि किसी सिस्टम में किसी पार्टिकल की लेट से क्वांटम स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोबडी कैन टेल यू द क्वांटम स्टेट विदाउट डूइंग इन्फिनिट मेजरमेंट्स। अच्छा, उसके बाद ये जो नुक्ता है इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टेट साई है, ये एक टू डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में रहती है। टू डायमेंशनल से क्या मुराद है कि ये इसकी जो बेसिस है उसमें दो वेक्टर्स पाए जाते हैं। याद है कल मैंने बताया था कि बेसिस का मतलब होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसमें चूंकि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, 0 और 1, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्यूबिट की जो सिंगल क्यूबिट की जो स्पेस है वो टू डायमेंशनल है। ठीक है, और वो हिल्बर्ट स्पेस है, या दूसरे लफ्जों में उसको कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। और उसके अंदर इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एक्सटेंड करके हिल्बर्ट स्पेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है होपफुली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूबिट कैन एग्जिस्ट इन अ कंटिन्यूम ऑफ स्टेट्स until it is observed। तो यहाँ पे ये वही बात है जो मैंने ऊपर बात की थी कि 0 और 1 के साथ जो कॉफिशेंट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, वो चूंकि एक कंटिन्यूम में रहते हैं, उनकी वैल्यू कंटिन्यूसली आप वेरी कर सकते हैं। लिहाजा हम ये भी कहते हैं कि साई जो है या वेक्टर क्वांटम सिस्टम का जो स्टेट वेक्टर है वो एक कंटिन्यूम में रहता है। ठीक है, और जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते वो इस सुपरपोजिशन के अंदर मौजूद रहता है। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, जब आप मेजरमेंट करते हैं, तो आपको 0 और 1 दोनों इकट्ठे नहीं मिलते, बल्कि 0 और 1 में से कोई एक स्टेट मेजरमेंट के बाद आपको मिलती है। तो ये मैंने कल भी बात की थी कि क्वांटम मेजरमेंट आपकी स्टेट वेक्टर को कोलैप्स कर देती है, यानी सुपरपोजिशन को कोलैप्स कर देती है। इसी वजह से जब आप मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट के बाद आपको 0 और 1 में से कोई एक स्टेट मिलती है। 0 मिलने की कितने चांस हैं, वो आपको अल्फा मॉड स्क्वायर बताएगा, और 1 मिलने के कितने चांसेस हैं वो आपको बीटा स्क्वायर या बीटा मॉड स्क्वायर जो है वो बताएगा। ठीक है, ये बात आई होप कि क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म, चूंकि मैंने कल बताया था कि जो वेक्टर स्पेसेस हैं उनमें मैट्रिसेस भी शामिल हैं, और जो स्टेट वेक्टर है उसको आप एक कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कल जो हमने बात की थी उसी की मैं एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे करूंगा। ठीक है, सो सिंगल क्यूबिट्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सिंगल क्यूबिट्स, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिंगल क्यूबिट की जो स्टेट है उसको हम साई बोलते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 0 plus beta 1, where 0 and 1 are the qubits, qubit 0 and qubit 1, and they are the basis of this two-dimensional Hilbert space, जिसको हम क्यूबिट की सिंगल क्यूबिट की स्पेस भी कह सकते हैं। और इन जनरल जैसा कि मैंने अभी लिखा बताया भी था कि अल्फा और बीटा जो हैं दे बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स स्पेस,
ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। अच्छा, और उसके ऊपर कंडीशन ये है कि अल्फा मॉड स्क्वायर प्लस बीटा मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और मैंने अभी बात की कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, किसी सिस्टम को मेजर करने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सो अब हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर किसी भी वेक्टर को, जो कि यहाँ पे हमारा साई वेक्टर है या जीरो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, तो इन जनरल किसी भी वेक्टर को हम एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो जीरो को आमतौर पे 1 0 कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखा जाता है और 1 को 0 1 कॉलम वेक्टर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इस तरह से इसको लिखेंगे तो फिर आपका जो साई है वो भी एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा। किस तरह से कि अल्फा और उसके साथ आप 1 0 अप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, बीटा 0 1 मल्टीप्लाई करें, तो साई की जो नई वैल्यू आएगी दैट विल बी अल्फा बीटा। सो लिहाजा वेक्टर फॉर्म के अंदर आपका जो, या मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जो स्टेट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, साई इक्वल्स अल्फा बीटा। ठीक है, और ये कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली मैंने 0 और 1 को उनकी वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा है। ठीक है, और ये अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बेसिस की जो बात थी, हम्म, कि इस सिस्टम की जो बेसिस है वो 2 वेक्टर्स हैं, ये वाले। और बेसिस की डेफिनेशन ये है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस को आप चेक कर सकते हैं, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी है ये। ठीक है, जो कि एक और टेस्ट होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ये, जिसको आप चाहें तो इजीली चेक कर सकते हैं। अ, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, अगर एक वेक्टर को आई कह लें दूसरे को जे, तो उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो क्रॉनिकल डेल्टा बनता है, जिसका मतलब ये है कि 0 आएगा अगर आई जे के बराबर ना हुआ और 1 आएगा अगर आई इक्वल टू जे हुआ। ठीक है, तो ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन कहलाती है। तो अगर आप चाहें तो इसको अब हम टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर से प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, इनर प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो वो क्या होगा। अब जीरो को हमने रिप्रेजेंट किया था एक कॉलम वेक्टर के साथ। तो जो ब्रा होता है, जो कि डुअल स्पेस के अंदर रहता है, वो बेसिकली कॉलम को रो वेक्टर बना देता है। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा जीरो जो है वो इस तरह से 1 0 है, तो जब मैं इसका ब्रा बनाऊंगा तो ये कॉलम जो है ये रो वेक्टर में तब्दील हो जाएगा। तो ये मतलब होता है ब्रा में लिखने का, डुअल स्पेस में लिखने का। और ये मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में कल भी ये एग्जांपल दी थी। तो अगर मैंने 0 0 निकालना है तो बेसिकली मैंने इस वेक्टर को, रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 1 × 1 क्या आएगा, 1, प्लस 0 × 0 0, तो आपका जो टोटल आंसर क्या आ गया, 1। इसी तरह से अगर आप 1 1 करके देखें तो वो होगा 0 1 0 1, देन 0 × 0 इज 0, प्लस 1 × 1 इज 1, तो ये 1 आ गया। इसी तरह से अगर आप 0 और 1 करके देखें तो 0 होगा 1 0 और वेक्टर 1 होगा 0 1। आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0 + 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 + 0 जो है वो 0 होगा। इसी तरह आप 1 0 करके देख लें तो अब मैं क्या करूंगा कि 1 को मैं रो बना लूंगा और 0 को मैं कॉलम वेक्टर रखूंगा। एंड अगेन आप मल्टीप्लाई करें, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो चारों तरह से मैंने क्योंकि आई आई और जे की यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है ना, आई भी 0 1 हो सकता है और जे भी 0 1, तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस आई जे की। ठीक है, तो इस फार्मूले को बेसिकली मैंने चेक किया कि जब आई और जे बराबर होते हैं तो आंसर 1 आता है।
जो मैंने ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे देखें। और जब आई और जे बराबर नहीं होते तो आपका आंसर 0 आता है। ठीक है, इस केस में भी 0 आता है, और यही कंडीशन यहाँ पे है। तो इससे मैंने ये टेस्ट करके आपको बता दिया है कि ये जो बेसिस हमने लिखी है 0 और 1 वेक्टर, ये जो बेसिस है इसके दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड दे फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये मैंने प्रूव किया। ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही बेसिस क्यूबिट्स के लिए इस्तेमाल की जाए। कल मैंने ये भी बात की थी लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर में कि बेसिस जो है वो यूनिक नहीं होती, आप एक बेसिस से दूसरी बेसिस में भी जा सकते हैं। तो एक और बेसिस जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो सिंगल क्यूबिट्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो होती है, उसको बोलते हैं प्लस माइनस, सॉरी, तो वो बेसिस होती है प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस से क्या मुराद है? प्लस बेसिस को कहा जाता है, इस तरह डिफाइन किया जाता है, 1/√2 0 प्लस 1, और माइनस को कहा जाता है 1/√2 0 माइनस 1। तो फर्ज करें कि मैं अपने जो 0 1 वाले वेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करके ये नए वेक्टर्स डिफाइन करता हूं। तो ये मैंने किस तरह से डिफाइन किए हैं? ये मैंने डिफाइन इस तरह से किए हैं कि इनके अंदर वही पुरानी बेसिस मौजूद है, स्टैंडर्ड बेसिस, लेकिन मैंने उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया है, एक दफा प्लस और माइनस कर लिया है। ये 1/√2 जो दोनों के अंदर मौजूद है, ये प्रोबेबिलिटी की नॉर्मलाइजेशन को शो कर रहा है। ठीक है, और अभी उसको हम देख भी लेंगे कि इसका क्या मतलब है। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये भी एक बेसिस है, जिस तरह 0 1 बेसिस है, इसी तरह प्लस माइनस वाले जो वेक्टर है ना, ये भी एक बेसिस बना सकते हैं। अच्छा, अगर ये बेसिस बनाते हैं तो इनके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये ऑर्थोनॉर्मल हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने इस वाली बेसिस को देखा है। एक तो ये चीज हम चेक करेंगे, और दूसरा ये कि ये इनकी नॉर्मलाइजेशन भी हो। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि अगर इनके कोएफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर करूं और उनको जमा करूं तो 1 के बराबर आना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम को फाइंड करने की। तो ये चीज अब हम चेक कर सकते हैं क्विकली। तो अगर पहले आप ये वेक्टर बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, तो जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है 1 0 प्लस 1 वेक्टर होता है 0 1। तो अगर इन दोनों को आप प्लस कर लें तो आपकी जो मैट्रिक्स फॉर्म आएगी वो होगी 1 1। तो दिस इज योर प्लस वेक्टर। इसी तरह से अगर आप माइनस वेक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप करेंगे 1 0 माइनस 0 1, और अगर आप इन मैट्रिक्स को माइनस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1। तो ये है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ न्यू वेक्टर्स प्लस एंड माइनस। ठीक है। अब अगर आप बड़ी आसानी से अब आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब चेक करने लगा हूँ, जो मेरा जो टास्क है वो ये है कि प्लस वेक्टर दिया गया है 1/√2 1 1, और माइनस वेक्टर दिया गया है 1/√2 1 माइनस 1। और मैंने चेक ये करना है कि जो प्लस प्लस है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, पहला जो लेफ्ट वाला जो ब्रा है वो रो वेक्टर देगा, और जो कैट है वो कॉलम वेक्टर देगी। तो 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब अगर आप इसको देखें तो कोएफिशिएंट हो जाएंगे 1/2, और अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो अगेन 1/√2 1/√2, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, और अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1 + 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, 1/√2, प्लस है तो उसकी जगह पे 1 1 आएगा, और माइनस कॉलम में है तो 1 माइनस 1 आएगा। एंड देन आप देखें तो ये 1 × 1 इज 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0,
और इसी तरह से आप माइनस प्लस को भी चेक कर सकते हैं। 1/√2, 1 - 1 रो में आएगा और 1 कॉलम में आएगा। अगेन 1/2, 1 - 1 = 0। तो हमने यहाँ भी ये चीज़ प्रूव कर दी कि आई और जे जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। तो इसका मतलब है कि जो आपकी ये जो बेसिस है प्लस और माइनस फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है। और अगर आप अम, चाहें तो आप कंप्यूटेशनल बेसिस 0 1 वाली इस्तेमाल कर लें, और अगर आप चाहें तो प्लस माइनस वाली बेसिस इस्तेमाल कर लें। इससे आपके प्रॉब्लम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज हो जाते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इज 1, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बेसिस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? एक और बेसिस भी आप, ठीक है, ले सकते हैं। वन मोर बेसिस जो यूज होती है अक्सर। तो बेसिस की जो चॉइस है वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरह की बेसिस लेनी है। तो एक बेसिस है जिसको प्लस आई और माइनस आई बोलते हैं। ये आई जो है ये वही चीज है जिसको आप -1 का स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, आयोटा भी कहते हैं इसको, लेकिन आई मैं इसको बोल रहा हूँ। तो ये भी एक बेसिस है। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस बेसिस में भी काम कर सकते हैं। और ये बेसिस डिफाइन होती है कुछ इस तरह से कि आई इक्वल होता है 1/√2 0 प्लस आई इंटू 1, और माइनस आई डिफाइन होती है, इसको मैं कैट में लिखूंगा, 1/√2 और फिर 0 -i 1। अब आप इसको खुद चेक कर सकते हैं कि इसमें जो चेक कर लेंगे, चेक इफ दिस इज ऑल्सो ऑर्थोनॉर्मल। तो ये अब आपका होमवर्क है, आप इसको खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने पहले मेथड से चेक की हैं। नॉर्मलाइजेशन यानी ऑर्थोगोनल भी हैं और नॉर्मलाइज्ड भी हैं। नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 1 देते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब है कि डिफरेंट वेक्टर्स की प्रोडक्ट 0 होती है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट। अच्छा, अब एक और चीज जो यहाँ पे करनी है वो है प्रोबेबिलिटीज। आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा किरदार है, क्योंकि जो आपकी आउटकम होती है स्टेट की वो कभी भी डेफिनेट नहीं होती, वो हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक होती है। सो अगर आपके पास क्यूबिट की स्टेट जो है वो ये है α0 प्लस β1, और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू मेजर अल्फा, तो वो निकाली कैसे जाती है? मैंने पहले आपको बता तो दिया था कि वो उसका आंसर क्या होना है, लेकिन यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ कि वो निकाली कैसे जाती है। उसको निकालने का ये तरीका होता है कि जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना, बल्कि अल्फा की बजाय इसको सॉरी 0 कहना चाहिए था, लेट्स से। तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि जीरो में होने, किसी सिस्टम के जीरो में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो निकालने के लिए सिंपली आप प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्रोजेक्शन, इसका एक पूरा ऑपरेटर होता है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो प्रोजेक्शन का ये होता है कि जिस स्टेट को मेजर करना है ना, उस स्टेट का आप इनर प्रोडक्ट ले लें अपने क्यूबिट के साथ। तो क्यूबिट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें बराबर बना के। सो कैसे, अब मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है, α0 प्लस β1 के साथ, राइट। सो इसकी प्रोजेक्शन अगर आप लें तो क्या होगा, ये अल्फा तो चूंकि एक नंबर है, स्केलर नंबर है, इसको मैं मैट्रिक्स के बाहर लिख सकता हूँ या वेक्टर के बाहर लिख सकता हूँ। तो अल्फा बाहर आएगा और यहाँ पे आएगा 0 0, और प्लस बीटा आएगा और यहाँ पे आएगा 0 1। ठीक है। अभी हमने देखा कि ये जो 0 1 है ये तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, जिसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट वेक्टर्स की प्रोडक्ट है वो 0 है और सेम वेक्टर्स की प्रोडक्ट 1 होगी। तो इसका मतलब है कि इस वाले का आंसर जो है वो 1 आएगा और इस वाले का जो आंसर है वो 0 आएगा। सो
आपका जो आंसर आएगा वो अल्फा के बराबर आ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और इस एम्पलीट्यूड के लिए का अगर आप मॉड स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, तो दैट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजरिंग अ स्टेट इन बीटा, सॉरी इन जीरो। अगर आपसे कहा जाए कि जी वन में इसी तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वन का प्रोजेक्शन लेंगे साई के ऊपर, एंड देन इसको अपनी कैट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी तरह से अल्फा इंटू वन और जीरो प्लस बीटा इंटू वन वन, फिर ऑर्थोनॉर्मेलिटी अप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो बीटा के इक्वल आएगा इस केस में। तो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है बीटा। और अगर आप इसका मॉड स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, तो दैट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी टू मेजर स्टेट वन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर स्टेट वन, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर मेजरिंग द स्टेट जीरो। अब टोटल प्रोबेबिलिटी सिस्टम की क्या है, उसके लिए आप इन दोनों को सम करेंगे, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू वन, जो कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। तो इस तरह से आपका क्वांटम सिस्टम काम करता है। सो क्वांटम सिस्टम के अंदर आपको एग्जैक्टली बिफोर मेजरमेंट आप बता नहीं सकते कि आपका सिस्टम जो है वो किस स्टेट के अंदर है, वो जीरो में है या वन में है। बस दोनों में होने के चांसेस हैं। टू डिमेंशनल स्पेस में ये बात हो रही है। अगर आपका सिस्टम थ्री डिमेंशनल है, फोर डिमेंशनल है, जितनी डिमेंशंस का सिस्टम है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। यानी अगर आपका फोर डिमेंशनल सिस्टम होता तो चार ऐसे कोएफिशिएंट आते, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेट्स से। इसी तरह अगर आपके पास इन्फिनिट डिमेंशनल स्पेस है तो इन्फिनिट ऐसे कोएफिशिएंट आपको चाहिए होंगे टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ द टोटल सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अल्फा और बीटा जो है ना, ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये कोई नंबर है टू या थ्री। सो नंबर्स वेक्टर्स नहीं होते, मतलब होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम इनको नहीं लेते कैट और ब्रा में। कैट और ब्रा हम यूज करते हैं क्वांटम सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अल्फा और बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इनका एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा और एक इनका रियल पार्ट होगा। लेट से इस तरह का कोई नंबर होगा। नो सर, जो अल्फा के साथ हमने स्टेट्स ली हैं, क्वांटम स्टेट्स 0 एंड 1 दोनों कैट में ली हैं, उनमें से कोई एक हम कैट में एक ब्रा में ले सकते हैं? अल्फा के साथ जीरो में लिए ये जो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही, इसी पे सवाल है आपका? जी सर। अच्छा, पहली लाइन पे सवाल है। जी सर। अच्छा, इसमें आप बोल रही हैं कि अल्फा के साथ मैंने ये लिखा है, जी। कैट लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपका सवाल ये है कि इस कैट की बजाय मैं अगर इस तरह से अपना क्वांटम सिस्टम लिख लूं, सॉरी, तो क्या इजाजत है, यही आपका सवाल है? नो सर, ये तो अच्छा, सेम एज हो गया जो पहले लिखा है, बस उसकी नोटेशन चेंज हुई है। मैं ये पूछ रही हूँ, अगर अल्फा के साथ वाली स्टेट को ब्रा में और बीटा के साथ वाली को कैट में लिखा जाए, तो एट ए टाइम उसको हम वर्क कर सकते हैं उस पर? नहीं, उसकी वजह ये है कि आपका जो स्टेट वेक्टर है वो एक कॉलम वेक्टर है। तो आपने मैट्रिक्स एडिशन पढ़ी होगी। तो मैट्रिक्स एडिशन या लीनियर अलजेब्रा के अंदर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ऐड होते हैं। तो ये जो जीरो है, ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है टू क्रॉस वन का, और इसी तरह से जो वन है ये मैट्रिक्स है टू क्रॉस वन का। तो अगर हमें आप इसका ब्रा कर देंगे, लेट्स से जीरो का या वन का, तो वो बन जाएगा मैट्रिक्स ऑफ वन क्रॉस टू। तो टू क्रॉस वन के मैट्रिक्स को वन क्रॉस टू में ऐड नहीं कर सकते आप। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। जी। इसके बाद यहाँ पर एक मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो हमारा क्यूबिट है, इसकी अभी मैंने दो तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको बताई है। एक मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन बताई है एज अ कैट, ठीक है, कैटप्रा डिराग नोटेशन में। और दूसरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, यानी कॉलम वेक्टर के तौर पे। एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन भी क्यूबिट की जाती है, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो जियोमेट्रिकली भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
और अभी हम उसकी बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को इस्तेमाल करूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको डिराइव करें। आमतौर पे किताबों में ये डायरेक्ट दी जाती है। सो सबसे पहले तो आप देखें कि जी आपके जो स्टेट है क्यूबिट की, उसको मैं दोबारा एक दफा लिख लेता हूँ। वो क्या थी? अल्फा 0 प्लस बीटा 1। और मैंने ये अर्ज किया था कि जो अल्फा और बीटा हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में रहते हैं। अब आपको याद होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप एक आइडेंटिटी इस्तेमाल बुक करते हैं जिसको आयलर आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। वो ये है कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से जी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ई आर ई पावर आई थीटा। ये याद होगी आपको, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको यूं भी लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये आयलर आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैं इसको अब यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ। सो अल्फा और बीटा भी चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसलिए मैं अल्फा को लिख सकता हूँ आर अल्फा ई टू द पावर आई थीटा अल्फा, और इसी तरह मैं बीटा को लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर बीटा ई पावर आई थीटा बीटा। ये सिर्फ नाम रखे हैं मैंने क्योंकि जो अल्फा है वो एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा इसके जो पैरामीटर्स होंगे उनका नाम डिफरेंट करना पड़ेगा। तो अल्फा के लिए मैंने आर अल्फा थीटा अल्फा कर दिया, और बीटा के लिए मैंने आर बीटा और थीटा बीटा कर दिया। इज दैट करेक्ट? तो ये मैंने आइलर आइलर आइडेंटिटी को यहाँ पे इस्तेमाल किया। अच्छा, और फिर आपको ये भी पता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो टू डायमेंशनल प्लेन होता है, ठीक है। उसमें एक रियल एक्सेस होता है और एक इमेजिनरी एक्सेस होता है। तो कोई भी पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसके दो पार्ट होते हैं। एक उसका रियल पार्ट होता है, यानी ए प्लस आई बी लिखते हैं ना, तो ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट और दूसरे को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने ये चीज देखी हुई है। दूसरे लफ्जों में इट इज अ टू डायमेंशनल स्पेस। तो इसलिए जब आप टू डायमेंशनल स्पेस के को एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरी में ले जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रहते हैं। तो ये बात जनरल सी बात मैं करना चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर दो पैरामीटर रखता है, तो अब भी आपने उसको दो का पैरामीटर में रखा हुआ है, बस ये कि वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब उसकी सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होगी। सो अल्फा एंड सॉरी थीटा एंड आर। अच्छा, इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ये जो मेरा साई है ये एक फोर डायमेंशनल स्पेस के अंदर रहता है। और फोर डायमेंशनल का कैसे पता चलती है? फोर डायमेंशनल रियल स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कि अल्फा जो है इसके भी दो पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, और बीटा के अंदर भी दो पैरामीटर्स हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का होता है। तो टोटल चार पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल फोर पैरामीटर्स। तो आपके सिस्टम में फिलहाल फोर पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स कौन से हैं? आर अल्फा, आर बीटा, थीटा अल्फा एंड थीटा बीटा। लेकिन अभी हमने एक कंस्ट्रेंट की बात की थी कि आपके क्यूबिट के ऊपर एक कंस्ट्रेंट होता है। वो ये कि अल्फा मॉड स्क्वायर प्लस बीटा मॉड स्क्वायर जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। और अब आपको पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड स्क्वायर कैसे लेते हैं? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड स्क्वायर होता है वो बेसिकली उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पे भी आप यही काम अगर करें तो आपको नजर आएगा कि ये जो कंडीशन है ये बन जाएगी आर अल्फा स्क्वायर प्लस आर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ से एक्सपोनेंशियल इसलिए गायब हो गया कि जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस आई बन जाएगा, और माइनस आई और प्लस आई कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ई टू द पावर 0 1 देगा। तो इसलिए आपका जो कंस्ट्रेंट था उसकी नई फॉर्म ये आ गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि आर अल्फा और आर बीटा अब इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी ये दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लिहाजा ये एक ही पैरामीटर, अगर आपको एक पता चल जाए आर बीटा तो आप आर अल्फा मालूम कर लेंगे, और अगर आपको आर अल्फा पता चल जाए तो आप आर बीटा निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो इसका मतलब है कि ये दो पैरामीटर नहीं है, ये एक ही है। इस कंस्ट्रेंट ने
मेरे 4 पैरामीटर्स को 3 पैरामीटर बना दिया। तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास टोटल 3 पैरामीटर बाकी बचे हैं। उन 3 पैरामीटर्स को लिखने का एक अंदाज है जो मैं अभी यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ। तो साई, इसको मैंने लिखा था अल्फा 0 प्लस बीटा 1, और अभी मैं अल्फा को रिप्लेस कर दूंगा आर अल्फा, थीटा अल्फा 0, और बीटा को रिप्लेस कर दूंगा आर बीटा, थीटा बीटा एंड देन 1, राइट। तो ये मैंने अभी तक काम किया। ऐसा करते हैं कि ई पावर आई थीटा अल्फा को मैं कॉमन लेता हूँ, और अंदर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये वाले पैरामीटर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिंपली क्या किया है कि ई पावर आई थीटा अल्फा को कॉमन ले लिया। अच्छा, और इसके साथ ही मैं एक और काम करता हूं, वो ये कि ये जो थीटा बीटा माइनस थीटा अल्फा है, इसको मैं एक सिंपल सा नाम दे लेता हूँ, क्योंकि ये एंगल ही है ना, तो दो एंगल्स का डिफरेंस भी कोई एंगल ही होगा, तो इस एंगल को मैं फाई कह लेता हूँ, सिर्फ नाम रखा है उसका। वेयर आई हैव डिफाइंड फाई एज थीटा बीटा माइनस थीटा अल्फा। ठीक है, तो ये अब मेरी स्टेट बन गई है। अब आप देखें, इसमें आपको 3 पैरामीटर की बजाय अभी भी 4 पैरामीटर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, थीटा अल्फा, आर अल्फा, आर बीटा और फाई। लेकिन कंस्ट्रेंट ने तो हमें ये कहा था कि हमारा सिस्टम 3 पैरामीटर से डिस्क्राइब हो जाता है। अगर 3 पैरामीटर हो सिस्टम में तो आपका पूरा सिस्टम उससे डिस्क्राइब हो जाता है, चौथा पैरामीटर अजाफी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ जो आपने शायद सुनी हो। एक टर्म हम बोलते हैं क्वांटम फेज के नाम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो फेज कहते हैं एंगल को, किसी स्टेट का जो एंगल होता है ना उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो एंगल होता है उसको फेज कहते हैं, सिंपली मैथमेटिकली तो ये चीज है। अब यहाँ पे दो तरह के एंगल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, एक थीटा अल्फा और दूसरा फाई। ये जो थीटा अल्फा है, ये टर्म इस पूरी ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है। तो जब आप अपनी स्टेट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये वाली टर्म जो है ये गायब हो जाती है, क्योंकि ई आई थीटा और ई माइनस आई थीटा मिलके आपको 1 देते हैं। और चूंकि आपको पता है कि साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, यानी साई साई जो है, जब भी आप साई का इनर प्रोडक्ट साई के साथ लेंगे तो वो 1 होगा, बिकॉज इट इज अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर की निशानी ये होती है कि सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 1 आता है। ठीक है, तो 1 तभी आएगा जब आप साई को साई से मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे। और जब आप इनर प्रोडक्ट के लिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो ये ई आई थीटा ई माइनस आई थीटा बन जाएगा, और प्रोडक्ट में ये गायब हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल फेज, एंड इट डज नॉट मैटर। तो थीटा अल्फा इज कॉल्ड ग्लोबल फेज, एंड इट डज नॉट मैटर, कैन बी इग्नोर्ड। जिसका मतलब ये है कि थीटा अल्फा को इग्नोर करने से, ग्लोबल फेज को इग्नोर करने से आपकी जो फिजिक्स है सिस्टम की, उस फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स से मुराद क्या है? नॉर्म का 1 होना। ये है फिजिक्स कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है मेजरमेंट की। तो वो प्रोबेबिलिटी 1 होगी अगर आप थीटा अल्फा को इग्नोर कर दें, लिख भी लें तो कोई फायदा नहीं, वो फिर कैंसिल ही हो जाना है यहाँ पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्लोबल फेज से आपकी क्वांटम स्टेट चेंज नहीं होती। ग्लोबल फेज के बदलने से, यानी थीटा अल्फा की कोई भी मैं वैल्यू ले लूं, आखिर पे उसने कैंसिल हो जाना है नॉर्मलाइजेशन में, तो इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करती। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ग्लोबल फेज कैन बी इग्नोर्ड। तो इसलिए अगर मैं इस टर्म को इग्नोर भी कर दूं और अपनी स्टेट को इस तरह से डिफाइन कर लूं, आर अल्फा प्लस आर बीटा ई टू द पावर आई फाई प्लस 1, तो इस ये स्टेट भी मेरे सिस्टम को वैसे ही डिस्क्राइब कर रही है जैसे कि ये स्टेट कर रही थी। ओके, तो मैंने अपनी स्टेट को सिंप्लीफाई कर लिया, और मेरी कंडीशंस भी पूरी हो गई कि इसमें 3 पैरामीटर्स हैं अब 4 की बजाय, आर अल्फा, आर बीटा और फाई।
और इसके अंदर ग्लोबल फेज भी नहीं है जो हमें तंग कर रहा था, उसको हमने इग्नोर करवा लिया। अब ये हमारा नया स्टेट वेक्टर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फेज है फाई, इसको आमतौर पे कहते हैं रिलेटिव फेज। और ये रिलेटिव फेज है बिटवीन स्टेट 0 एंड स्टेट 1। तो आपकी 0 और 1 स्टेट के जो दो वेक्टर्स हैं, आप इनको सोच लें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स के, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर 0 है और एक 1 है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपका फाई है, और इसको हम रिलेटिव फेज बोलते हैं। ये रिलेटिव फेज गायब नहीं होता, और ये रिलेटिव फेज जो है इसको आमतौर पे क्वांटम फेज कहा जाता है। और अक्सर जो क्वांटम कंप्यूटेशन के जो सिस्टम है, उनमें बुनियादी काम जो होता है ना, वो ये फेज का काम होता है। या तो कोई क्वांटम फेज को मेजर कर रहा होता है, या कोई क्वांटम फेज को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दिस क्वांटम फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरी क्वांटम कंप्यूटेशन को आप समझ लें, सिंगल क्यूबिट की बात कर रहा हूं मैं, अभी 2 क्यूबिट की बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ सिंगल क्यूबिट के लिए है। सिंगल क्यूबिट का मतलब सिर्फ 0 1 वाले, जिनमें एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है, या 0 या 1। So this relative phase matters and we cannot ignore it. So relative phase matters. तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बुनियादी चीज है। और ये फेज जो है ना, ये क्वांटम फेज है। आप इसको फिजिकली आप इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान है, लेकिन वो दो वेक्टर आपको नजर नहीं आते। वो बेसिकली 2 लेवल सिस्टम है। कोई आपका वो हाइड्रोजन एटम है, या कोई भी रुबिडियम एटम है, कोई भी एटम है, या कोल्ड एटम आयन है, कुछ भी है, या सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, कोई भी फिजिकल स्टेट है, तो उसको हम 0 और 1 कहते हैं ना। और उनके दरमियान रिलेटिव फेज है। इसको इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। But this quantum phase is very important, and quantum phase estimation is the backbone of quantum computation. ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और इसको निखारते हैं इस स्टेट को। यहाँ पे मुझे ये बताया गया है कि ये मेरी स्टेट है अभी तक, और इस स्टेट के ऊपर मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो ये है, यानी 3 पैरामीटर है। और एक कंस्ट्रेंट मेरे मेरे ऊपर ये था कि आर अल्फा और आर बीटा की जो टोटल प्रोबेबिलिटी देंगे मुझे यहाँ पे, जो कि आप अब चेक भी कर सकते हैं ना, कि 0 की प्रोबेबिलिटी 0 के कोएफिशिएंट का मॉड स्क्वायर, और 1 की प्रोबेबिलिटी 1 के कोएफिशिएंट का मॉड स्क्वायर करते वक्त आई फाई गायब हो जाएगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं ये आर अल्फा और आर बीटा कोई भी ऐसे नंबर चूज कर सकता हूँ जिनका मैं अगर स्क्वायर करके ऐड करूं तो 1 आ जाए। तो अब आप लोगों को ऐसे कोई फंक्शन पता है कि जिनका स्क्वायर करें और प्लस करें तो 1 आ जाए? तो ये मेरा ख्याल मैट्रिक एफएससी में सबसे बुनियादी चीज पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, कि हम चूज कर सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा को, क्योंकि मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस आर अल्फा और आर बीटा की जगह हम ऐसे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो इस कंडीशन पे पूरे उतरते हो। इसके लिए आमतौर पे चूज किया जाता है, आर अल्फा को चूज किया जाता है एज कॉस थीटा बाय 2, और आर बीटा को चूज किया जाता है एज साइन थीटा बाय 2। अब यहाँ पे मैंने थीटा बाय 2 क्यों लिया, थीटा क्यों नहीं लिया, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इससे पे आपको एतराज नहीं होना चाहिए कि ये फंक्शन जो है वो इस कंस्ट्रेंट की कंडीशन को फॉलो करते हैं, और अम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैट में एक सवाल है कि अगर हम थीटा अल्फा की बजाय थीटा बीटा को यहाँ पे कॉमन ले लेते तो उससे कोई फर्क पड़ना था? कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आपकी, ये नाम मैंने अपने पास से रखे हैं, तो आप जिसको मर्जी ले लें। आप फेज इसके साथ लगाने की बजाय इसके साथ लगा लें, तो फिर आपका क्या होगा, आर अल्फा 1 प्लस आर बीटा ई टू दावर आई फाई 0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 किसको कहना है, 1 किसको कहना है, ये आपकी चॉइस होती है किसके साथ आपने फेज लगाना है। बस आपने ये याद रखना है कि दोनों के दरमियान एक रिलेटिव फेज है, जो कि किसी के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इट डजेंट मैटर कि वो किसके साथ आ रहा है, दोनों के साथ नहीं लगाना, वरना तो वो कॉमन आ जाएगा ना। तो बस एक के साथ आएगा, वो चाहे आप यहाँ लगा लें चाहे यहाँ लगा लें, ये आपकी चॉइस है। ओके, सो इस चॉइस के साथ जो मेरी स्टेट बन गई है फाइनल,
वो स्टेट को मैं लिखूंगा एज, और याद रखें यहाँ जो मैंने थीटा लिखा है ना, ये वो थीटा नहीं है जिसको मैंने थीटा अल्फा या थीटा बीटा कहा था, वो डिफरेंट है, एंगल है। ये कोई मैंने अपने पास से एंगल लिया है, एक और एंगल है थीटा। दिस इज नॉट सेम एज थीटा अल्फा और थीटा बीटा। सो कॉस थीटा बाय 2 0 प्लस e टू दी आई 5 साइन थीटा बाय 2 1। एंड ये वो फॉर्म है जो आप लोगों ने शायद अक्सर कहीं पे किताबों के अंदर देखी हो। इसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं ऑफ द क्यूबिट। देखी हुई आप लोगों ने पहले ये फॉर्म। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिट। और इसके अंदर अब बेसिकली जो है वो दो एंगल्स आ रहे हैं, थीटा और फाई। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे थीटा और फाई की वैल्यू पता चल जाए तो मैं किसी भी स्टेट वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और इन जनरल थीटा और फाई की जो वैल्यूज हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, थीटा वेरी करता है फ्रॉम 0 टू पाई, एंड फाई जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वो वेरी करता है फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको पता होगा। और 0 और पाई के दरमियान कितने एंगल होते हैं? इन्फिनिट एंगल होते हैं, तो ये कंटिन्यूम है। इसी तरह 0 और 2 पाई के दरमियान कितने एंगल हैं? कंटिन्यूम है, इन्फिनिट एंगल्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपका जो स्टेट वेक्टर है ये एक कंटिन्यूम के अंदर रहता है, और उसकी कंप्लीट डिटर्मिनेशन तभी हो सकती है अगर आपको तमाम थीटा और तमाम फाई के ऊपर इसकी वैल्यू मालूम हो। ये जो थीटा फाई की रिप्रेजेंटेशन है इसको हम एक स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है ना, तो एक स्फीयर के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके लिए अब मैं अगले पेज पे चलता हूं। ठीक है, और इस क्यूबिट साए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्फीयर के ऊपर जिसका नाम है ब्लॉक स्फीयर। तो ब्लॉक स्फीयर बेसिकली क्या है? ब्लॉक स्फीयर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं थीटा एंड फाई पर मुश्तमिल, जो कि एक स्फीयर बनाते हैं। और वो स्फीयर जो है उसके ऊपर हर पॉइंट बेसिकली आपके स्टेट वेक्टर या क्वांटम सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो स्फीयर यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है, और ये मैंने गायब भी कर दिया साथ ही। ओके, और इस स्फीयर के अंदर जो है वो आप एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले को आमतौर पे जी एक्सिस बोला जाता है, इस वाले को वाई एक्सिस बोला जाता है, और इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। और ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, यानी 3 डायमेंशनल है। और इस स्फीयर की अगर मैं कोई सरफेस ले लूं, ठीक है, सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो उस तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस बनता है उसको हम थीटा बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। और इसी वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे लिया जाए तो उस प्रोजेक्शन का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उसको हम फाई बोलते हैं। तो फाई जो है वो एक्स वाई प्लेन पे घूमता है 0 से 2 पाई तक। और जो, ठीक है, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है। और जो थीटा है ये 0 से पाई तक जाता है। ठीक है, यानी ये 0 से शुरू होता है पाई तक। और बाकी जो एंगल है वो बेसिकली उसी की कॉपी होते हैं, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। तो उसकी वैल्यू 0 से पाई तक ही आप ले लें तो काफी होती है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड ब्लॉक स्फीयर। और इसके ऊपर ये जो थीटा और फाई है दे रिप्रेजेंट द एंगल्स इन योर क्यूबिट। और इसका मतलब है कि आपका जो ये पॉइंट है, ये वाला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड साई, दिस पॉइंट इज योर स्टेट वेक्टर। तो अगर आप मुझे थीटा और फाई की वैल्यू फिक्स करके बता दें तो इस स्फीयर के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि आपका वेक्टर क्या है।
ठीक है, अब इसकी हम मुख्तलिफ मिसालें देख लेते हैं। सो फर्ज करें कि मुझे कहा जाता है कि जी आप जीरो को रिप्रेजेंट करें ब्लॉक स्फीयर के ऊपर, कि जीरो कहाँ पे होगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर मैं बना सकता हूं अगर मैं थीटा को जीरो ले लूं और फाई को जो है मैं कोई भी वैल्यू इसकी ले सकता हूं, मतलब जब थीटा जीरो हो गया तो फिक्स हो जाता है। तो थीटा जीरो एंड फाई, बल्कि ऐसा लिखते हैं कि सो इसको मैं कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ। कोऑर्डिनेट्स मेरे मुराद है कि थीटा फाई को मैं लिख रहा हूँ एंड दैट इज इक्वल टू जीरो एंड फाई। तो जब थीटा जीरो हो जाएगा, देखें यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी है, जब थीटा जीरो होता है तो आप इस पॉइंट के ऊपर होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे अपना वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अब मैं कोई और कलर्स यूज करना चाह रहा हूँ। आई डोंट थिंक ये नजर आएगा आपको। कौन सा कलर यूज किया जाए, चलें गुलाबी यूज कर लेते हैं, या ग्रीन भी यूज किया जा सकता था, राइट। कोई डार्क कलर यूज करना चाहिए हमें, ग्रीन यूज कर लेते हैं। और तो सॉरी, तो ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया है ग्रीन वाला, दिस वेक्टर इज जीरो वेक्टर, यानी थीटा को जीरो कर दिया है तो इसको हम जीरो बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक स्फीयर पे। इसी तरह से अगर आप मुझसे पूछें कि जी आपने वन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मैं थीटा को पाई ले लूं और फाई को फाई रहने लूं, सो बेसिकली जो मेरा वन वेक्टर है वो इसके अपोजिट आएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे, और उसको मैं वन वेक्टर कहूंगा। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस आपकी ब्लॉक स्फीयर पे रिप्रेजेंट होती है। इसीलिए समटाइम्स जो क्वांटम केमिस्ट्री वाले खास तौर पे लोग हैं वो जीरो को जी प्लस और वन को जी माइनस भी बोलते हैं। तो जी प्लस का मतलब है कि इसका मुंह जी पॉजिटिव जी डायरेक्शन में है, और जी माइनस का मतलब है कि इसका मुंह जो है वो नेगेटिव जी डायरेक्शन में है ब्लॉक स्फीयर के ऊपर। अच्छा, इसी तरह से आप बाकी वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई और मिसाल देखते हैं। सो लेट्स से मैं प्लस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि प्लस वाला वेक्टर कहाँ पे होगा। तो प्लस वाला वेक्टर होता है पाई बाय टू और पाई पे, ठीक है, नहीं जीरो पे, ये सुपरपोजिशन स्टेट में है। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और कलर इस्तेमाल करते हैं अब। सो पाई बाय टू, जब थीटा पाई बाय टू होगा तो आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा जीरो है, यहाँ पे पाई बाय टू है, और फाई जब जीरो होगा तो आप एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। सो बेसिकली जो आपका प्लस वाला वेक्टर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, प्लस इधर है। तब आप यहाँ से माइनस अगर निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, तो वो बेसिकली सेम ही चीज होगी, लेकिन आपका जो फाई है वो सॉरी वो पाए पे चला जाएगा, ठीक है। सो इसी के मैं अगर अपोजिट वेक्टर एक ले लूं जो कि इस सिमत में होगा, दैट विल बी योर माइनस वेक्टर। तो इसी तरह से बाकी सारे वेक्टर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो प्लस आई होगा, और इस तरह यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो माइनस आई होगा, एंड सो ऑन। सो ऑल दीज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ थीटा एंड फाई आपको ये सारे बेसिस वेक्टर्स देते हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। और आप किसी भी दो बेसिस वेक्टर्स को इस्तेमाल करके कंप्यूटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड बेसिस है, जिसको स्टैंडर्ड बेसिस बोला जाता है, वो ये जी एक्सिस वाली बेसिस है। आपने अपनी क्वांटम की क्लासेस में अक्सर देखा होगा, मसलन अगर आप स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहते हैं एज अ क्यूबिट, तो स्पिन की जो है वो दो स्टेट्स आप आमतौर पे लेते हैं कि लेट्स से मैंने कहीं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन की एक स्पिन है जो प्लस एच बाय टू है और दूसरी जो है वो माइनस एच बाय टू है, राइट। तो इसको आमतौर पे यूज किया जाता है एज अ बेसिस। तो प्लस एच बाय टू वाली स्टेट को समटाइम्स जी प्लस कह देते हैं, और यही वो स्टेट है जिसको मैंने जीरो बोला है।
और z माइनस जो है वो -h/2 जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, उसको बोल देते हैं, और इसको आमतौर पे 1 कह देते हैं। सो और अगर आप, इसका मतलब है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग z एक्सिस अप्लाई करेंगे तो आपके क्यूबिट्स जो है वो z प्लस और z माइनस होंगे। तो आमतौर पे ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स करने के लिए भी जो है वो z एक्सिस वाली बेसिस को यूज किया जाता है, इसलिए लोग इसे आमतौर पे स्टैंडर्ड बेसिस का नाम भी देते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, ये यूनिक नहीं है, आप इस एक्सिस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस एक्सिस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आपने कौन सा एक्सिस जो है एज अ क्यूबिट एक्सिस इस्तेमाल करना है, और फिर उसके ऊपर आपने गेट्स लगा के इसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वांटम गेट्स के बारे में। तो क्वांटम गेट बेसिकली क्या चीज होती है? क्वांटम गेट होती है कि अगर मैं अपने सिस्टम को लेट से जीरो में प्रिपेयर करता हूँ, यानी अलोंग जी एक्सिस में उसको प्रिपेयर करता हूँ, तो गेट क्या करता है? गेट इस वेक्टर को घुमाता है इस स्फीयर के ऊपर। तो इस स्फीयर के ऊपर घुमाने का मतलब ये है कि आपका गेट बेसिकली थीटा और फाई की वैल्यूज को चेंज कर रहा होता है। तो डिफरेंट जो क्वांटम गेट्स होते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई लगा के आपकी स्टेट को चेंज करते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्वांटम गेट। और इसकी हम मिसालें, चंद एक क्वांटम गेट्स की एग्जांपल्स जो हैं वो हम देखेंगे भी। तो यहां तक किसी का कोई सवाल? इसके बाद फिर मैं मल्टी क्यूबिट्स या 2 क्यूबिट सिस्टम की तरफ अब जाऊंगा। किसी का कोई सवाल है तो अब आप कर लें। चैट में एक सवाल है कि व्हाट इज द फिजिकल सेंस बिहाइंड द कंस्ट्रेंट कंडीशन। तो कंस्ट्रेंट कंडीशन बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, जो हमने कल लीनियर अलजेब्रा में भी देखी थी और क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखी है, कि आपका स्टेट वेक्टर जब नॉर्मलाइज होता है तो उसके जो एम्पलीट्यूड्स का मॉड स्क्वायर है वो टोटल इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। फिजिकली इसका मतलब ये होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी सिस्टम के पाए जाने की, उस पूरे सिस्टम की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सिस्टम के एक हिस्से की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी, यानी अल्फा मॉड स्क्वायर 1 नहीं होगा या बीटा मॉड स्क्वायर 1 नहीं होगा, बल्कि उन दोनों को जब जमा करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो कंस्ट्रेंट कंडीशन का ये मतलब है कि नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। इसके अलावा किसी का सवाल चैट में से या इन पर्सन लोगों में से? तो ये जो हमने 0 1 प्लस माइनस स्टेट्स के लिए एंगल्स लिए हैं, ये फिक्स ही होगी, अपनी चॉइस से हम चेंज कर सकते हैं? रिपीट कीजिएगा जरा, क्लियर नहीं है आवाज। तो ये जो हमने 0 1 प्लस माइनस स्टेट्स लिए हैं, इसके लिए जो हमने एंगल्स लिए थीटा एंड फाई, इसकी वैल्यू सेम रहेगी या चेंज हो सकती है? हाँ, वो डिपेंड करता है ना कि प्लस माइनस को आपने डिफाइन कैसे किया है। तो अगर आपको याद हो, प्लस को मैंने डिफाइन किया था एज अ सुपर पोजिशन ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल क्यूबिट जो है वो 0 और 1 में लिखा हुआ है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं cos थीटा बाय 2 और sin थीटा बाय 2 की ऐसी वैल्यूज बनाऊं जो मुझे 1/स्क्वायर रूट दे दे। तो कोई भी ऐसा एंगल जो आपको 1/√2 यहाँ पे दे सकता है, वो इस प्लस स्टेट को, उससे आप प्लस स्टेट बना सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसी तरह से माइनस बनानी है तो वो बस माइनस तो यहीं पे आएगा, लेकिन मेन चीज जो है ना वो ये 1/√2 है। तो अगर आप देखें, और इसलिए cos थीटा बाय 2 लिया गया था। सो अगर cos थीटा बाय 2 को मैं 1/√2 रख लूं तो थीटा बाय 2 किसके इक्वल आता है? तो 45 डिग्री पे होता है ना 1/√2, तो π/4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ये थीटा π/2 है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, थैंक ओके। यू। बट यस, आपकी बात ठीक है, मतलब लाजमी नहीं है कि आप जैसे मैंने डिफाइन किए हैं वैसे डिफाइन करें, आपकी मर्जी है। मसलन अगर आप थीटा बाय 2 से नहीं डिफाइन करते, सिंपल थीटा से डिफाइन करते हैं, तो ये वाला एंगल की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। और ये आप इस स्फीयर को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन
अगर मैं 0 यहाँ पे ले लूँ, 1 यहाँ पे ले लूँ, तो जाहिर है कि प्लस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो इट डज नॉट मैटर, यानी इसी को यूनिटरी एवोल्यूशन कहते हैं कि इस पे और या बेसिस का यूनिक ना होना हम कहते हैं कि कोई भी बेसिस आप चूज कर लें, उससे आपकी फिजिक्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिजिक्स मींस कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो और आपकी जो बेसिस है वो ऑर्थोनॉर्मल हो। तो जब तक ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ये अब आपकी चॉइस है कि आप थीटा कहाँ लेना चाहते हैं, फाई कहाँ लेना चाहते हैं, 0 किधर डिफाइन करना है, 1 किधर करना है, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। इससे ये इसको आपने हरफ आखिर नहीं समझना कि सर ने कह दिया तो बस यही लेने हैं हमेशा। ये वो है जो किताबों में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने उसी को फॉलो किया है, बट इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने इनको समराइज किया रिजल्ट्स को, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है तस्वीर, लेकिन इट्स ओके, आपको समझ आ जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या जिसको ब्लॉक स्फीयर भी कहते हैं, उसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ब्लॉक स्फीयर की डेफिनेशन यही होती है कि आप नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल क्वांटम स्टेट्स लेते हैं 0 और 1, जिनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी गई है। और इसकी जो जनरल स्टेट है वो इस तरह से डिफाइन होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं 0 और 1 की वेक्टर फॉर्म लिखूं, तो आपका जो कैट है वो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। और अब जो प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर आपने डिफाइन करनी जैसे मैंने पहले की थी, कि अगर आपने 0 को मेजर करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप 0 से इसका प्रोजेक्शन लेंगे और उसका मॉड स्क्वायर करेंगे, तो अब जो वैल्यू आएगी वो अल्फा की बजाय क्या आएगी, cos थीटा बाय 2। तो उसका स्क्वायर करें तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसका मतलब 0 को मेजर करने की प्रोबेबिलिटी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, और 1 को मेजर करने की प्रोबेबिलिटी sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 1। पी नॉट प्लस P1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1, क्योंकि ज्योमेट्री से मुझे पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, जो कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक जाती है, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक जाती है। और ये ब्लॉक स्फीयर है, इसमें आमतौर पे जी एक्सिस पे 0 को डिफाइन करते हैं और माइनस जी एक्सिस पे 1 को डिफाइन करते हैं, और बाकी स्टेट्स जो हैं वो उसी तरह से आप अब डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और इस सफियर को ये चूंकि 3 डायमेंशन में लाई करता है, तो ये 3 डायमेंशनल सफियर है। यूनिट स्फीयर का मतलब है कि इसका रेडियस 1 है। रेडियस का मतलब है कि यही जो मैंने भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की बात की है, तो इसलिए इसका यूनिट रेडियस है, तो इसको यूनिट 3 डायमेंशनल स्फीयर कहते हैं, और उसका नाम ब्लॉक स्फीयर है। फिलिक्स ब्लॉक्स जो हैं ये एक बड़े मशहूर फिजिसिस्ट थे, और ये मेरा ख्याल है कि पता नहीं किसी बड़े आदमी के स्टूडेंट थे, शायद बोहर के थे या पॉली या डराक में से किसी के स्टूडेंट थे। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली मर्तबा पीरियोडिक सिस्टम के लिए क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स डिफाइन की थी, यानी वेव फंक्शन लिखा था फॉर पीरियोडिक सिस्टम, जिसको ब्लॉक थ्योरम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, शायद आपने कभी नाम सुना हो। तो ये वही वाले ब्लॉक हैं, और उन्होंने ही ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पे ब्लॉक स्फीयर कहा जाता है। और अच्छा, अब आगे हम मल्टीपल क्यूबिट्स करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि ब्लॉक स्फीयर मल्टीपल क्यूबिट्स के लिए डिफाइन नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल क्यूबिट्स के लिए, जिसमें 0 1 आते हैं, उनके लिए डिफाइन होता है। अगर आप मल्टीपल क्यूबिट ले लेते हैं, 2 क्यूबिट या 3 क्यूबिट स्टेट लेते हैं, तो उसमें ब्लॉक स्फीयर डिफाइन नहीं होता। तो ये चीज अपने जहन में याद रखिएगा। मतलब आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते, लेकिन वो फिर एक हायर डायमेंशनल हाइपर स्फीयर होगा, ठीक है। मल्टीपल क्यूबिट्स के लिए जो ब्लॉक स्फीयर होता है वो एक हाइपर स्फीयर कहलाता है, और हाइपर स्पेस में रहता है। वो फिर आगे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन आमतौर पे जो क्वांटम कंप्यूटेशन होती है उसमें सिंगल क्यूबिट से मिला के हर चीज बनती है, तो इस वजह से ब्लॉक स्फीयर को जो है वो पढ़ाया जाता है। और इट्स इजी वे टू विजुअलाइज सिस्टम, सिंपल सिस्टम, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जाते हैं तो फिर आप ब्लॉक स्फीयर को यूज नहीं कर सकते विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें बुनियादी बात है। ओके, अब चलते हैं जी मल्टीपल क्यूबिट सिस्टम की तरफ। अगर आपके पास एक से ज्यादा
क्यूबिट्स हों, तो फिर आप किस तरह से ये सारा कुछ करते हैं जो भी हमने किया है। मल्टीपल क्यूबिट्स। सो मल्टीपल क्यूबिट्स, जैसा कि नाम से जा रहा है कि इसमें सिंगल क्यूबिट नहीं होगा, बल्कि इसमें 2 क्यूबिट होंगे या 3 क्यूबिट होंगे या उससे ज्यादा होंगे। और वो कैसे बनते हैं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है टेंसर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। तो टेंसर प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से डिफाइन होती है। अगर आपके पास एक वेक्टर है v1 जिसकी वैल्यू है लेट से ए बी, और एक और वेक्टर है v2 जिसकी वैल्यू है सी डी, तो इनका टेंसर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है कि पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे v2 है, तो उनके दरमियान ये दायरा बना के क्रॉस डालते हैं। ये टेंसर प्रोडक्ट का सिंबल है। सो ए बी टेंसर प्रोडक्ट विद सी डी। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि पहले वेक्टर के हर एलिमेंट को दूसरे पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ए को मल्टीप्लाई करें सी डी के साथ, और बी को मल्टीप्लाई करें सी डी के साथ, और उससे फिर एक और वेक्टर बनाएं। तो ये बनेगा ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। तो ये जो बड़ा वेक्टर है, दिस वेक्टर इज द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v1 एंड वेक्टर, आई डोंट नो व्हाई मैं बार बार मैं साइ लेकर रहा हूँ, लेकिन तो v1 जो था वो 2x1 था, v2 भी 2x1 था, लेकिन इनका जब टेंसर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 4x1 हो गया। तो टेंसर प्रोडक्ट से आप मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। तो मल्टीपल क्यूबिट्स में क्यूबिट सिस्टम के लिए जो आप स्टेट लिखते हैं वो टेंसर प्रोडक्ट के थ्रू बनती है। सही है। सो अब अगर आपको सिंगल क्यूबिट का पता है और आपसे कोई कहता है कि जी आप 2 क्यूबिट स्टेट बनाएं, तो पहले मैं 2 क्यूबिट्स की बात करता हूँ कि जी 2 क्यूबिट स्टेट बनाएं। तो मैं 2 क्यूबिट स्टेट के लिए पहले दो सिंगल क्यूबिट्स लेता हूँ। तो पहला मेरा क्यूबिट है लेट से अल्फा बीटा, और दूसरा मेरा क्यूबिट है, अब उसके नाम में रख लेता हूँ गैमा और डेल्टा। सी डी भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब चूंकि मुझे पता है कि अल्फा बीटा को मैं कंप्यूटेशनल बेसिस के अंदर ले जा सकता हूँ इन स्टैंडर्ड बेसिस, पहले को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, इन स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर मुझे पता है ये क्या होते हैं। जो मेरा साई होता है वो होता है अल्फा 0 प्लस बीटा 1, और इसको मैं अब साई 1 कह लेता हूँ। साई 2 को अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा गैमा 0 प्लस डेल्टा 1। ये गैमा डेल्टा से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसकी जगह एबीसीडी भी यूज कर सकता हूँ अगर इससे प्रॉब्लम होती है तो। ये सिर्फ सिंबल है, कोई भी सिंबल यूज किए जा सकते हैं। तो अब अगर आप मुझे कहते हैं कि जी 2 क्यूबिट स्टेट बनाएं, तो मैं टेंसर प्रोडक्ट लूंगा साई 1 का साई 2 के साथ। ठीक है, तो ये अब लेके देखते हैं जी। सो साई जो कि 2 क्यूबिट स्टेट अब होगी, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा टेंसर प्रोडक्ट विद गैमा डेल्टा। ठीक है, जो कि फिर क्या बन जाएगी, अल्फा गैमा अल्फा डेल्टा बीटा गैमा बीटा डेल्टा। तो ये है मेरा 2 क्यूबिट स्टेट। दिस इज द 2 क्यूबिट स्टेट। और अगर आप इसको कैट नोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे जी अल्फा 0 प्लस बीटा 1, और इसका टेंसर प्रोडक्ट लेंगे गैमा 0 प्लस डेल्टा 1 इसके साथ। अब आप मल्टीप्लाई करें तो ये, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म में तो मैंने आपको बता दिया टेंसर प्रोडक्ट कैसे लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैट नोटेशन में या डराग नोटेशन में टेंसर प्रोडक्ट कैसे लेना है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप अलजबरा में दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो ये आ जाएगा अल्फा 0 टेंसर प्रोडक्ट 0 और अल्फा के साथ गैमा।
प्लस अल्फा डेल्टा 0 टेंसर प्रोडक्ट 1 प्लस बीटा गैमा 1 टेंसर प्रोडक्ट 0 प्लस बीटा डेल्टा टेंसर प्रोडक्ट 1 क्रॉस 1। ठीक है। अब अगर आप इनकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो वो वही जवाब बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं डराक की नोटेशन यूज कर रहा हूँ, और वो नोटेशन जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन इस्तेमाल होती है मल्टी क्यूबिट सिस्टम में, तो वो ये है कि समटाइम्स अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से इसको लिखते हैं। लोग ये करते हैं कि इसको 0 टेंसर 0 लिखने की बजाय इकट्ठा 0 0 लिख देते हैं। आमतौर पे इसको यूं लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इसी चीज को 0 क्रॉस 0 को इकट्ठा लिख दिया है। तो इससे आपको बस ये ज़हन में रहना चाहिए कि जो पहला क्यूबिट है ना उसके साथ 1 लगाते होते हैं वो, यानी दोनों 0 1 ही है, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए सम टाइम्स पहले क्यूबिट के साथ 1 1 लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, और दूसरे क्यूबिट के साथ 2 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा 1 2 1 2 1 2 1 2। और दूसरे लफ्जों में यहाँ पे भी 1 2 भी आप लिख सकते हैं, 1 2 प्लस अल्फा डेल्टा 1 2 प्लस बीटा गैमा 1 2, और यहाँ पे 1 आएगा, प्लस बीटा डेल्टा, और यहाँ पे आएगा 1 1 1 2। अच्छा, ये देखने में अच्छी खूबसूरत नहीं लगती, तो कभी कभार जब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इस 1 2 से भी जान छुड़ा लेते हैं, और हम इसको सिंपल लिखते हैं 0 0, अल्फा डेल्टा इज 0 1, बीटा गैमा टाइम्स 1 0, और बीटा डेल्टा टाइम्स 1 1। तो ये है आपकी 2 क्यूबिट स्टेट। ठीक है, ये मैंने 2 क्यूबिट स्टेट यहाँ पे बना के आपको दे दी है। और आपने देखा कि ये मैंने कैसे बनाई है। मैंने बेसिकली 2 सिंगल क्यूबिट लिए हैं और उनका टेंसर प्रोडक्ट ले लिया। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि 3 क्यूबिट स्टेट बनाओ तो आप बना लोगे, वो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। या 4 क्यूबिट स्टेट बनाए तो यू कैन डू दैट। अच्छा, इस 2 क्यूबिट स्टेट के लिए हम एक स्टैंडर्ड बेसिस डिफाइन करते हैं, और वो बेसिस होती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। So this is called the standard basis for 2 qubit system। ठीक है। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि जी ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो आप इसकी ऑर्थोनॉर्मेलिटी चेक कर सकते हैं, करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, चेक द ऑर्थोनॉर्मेलिटी। तो उसके लिए आपको टेंसर प्रोडक्ट के रूल्स पता होने चाहिए। मैं सिर्फ एक वाले को करूंगा, बाकी आपने खुद ही करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 0 0 की ऑर्थोनॉर्मेलिटी चेक करनी है या इसकी प्रोडक्ट चेक करनी है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि मैं ब्रा 0 0 और कैट 0 0 है। अब इनकी जगह आपने याद रखनी है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो अगर आपको याद नहीं रहती इनिशियली, तो आप इसके साथ 1 2 लगा के याद रख सकते हैं। तो ये याद रखना है कि 1 वाले के साथ ऑर्थोनॉर्मेलिटी है, 2 वाले की 2 वाले के साथ है, लेकिन 1 वाले की 2 वाले के साथ नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। सो इसके लिए एक आसान तरीका ये भी होता है कि आप इसको टेंसर प्रोडक्ट में लिख लें। ये मैंने लेफ्ट वाला क्यूबिट लिखा है, और राइट वाले को भी इसी तरह आप लिख सकते हैं, एंड देन आप इनको अलग अलग चेक कर सकते हैं। राइट। सो क्या ये मुझे करने की जरूरत है या आप कर लेंगे? तो इस केस में तो ये सिंपल ही है, ये मुझे पता है ये 1 ही आएगा। ठीक है, क्यों 1 आएगा? क्योंकि 1 का 0 0 1 देता है, और सेकंड क्यूबिट का भी 0 0 1 देता है, तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब डिफरेंट क्यूबिट होंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है। सो यू कैन चेक द रेस्ट ऑफ द ऑर्थोनॉर्मेलिटी। मैं आप डिटेल में नहीं उसके जाऊंगा, आप खुद से इसको देख सकते हैं कि ये जो बेसिस है ये उस ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा, अगर ये बेसिस है तो फिर अगर ये बेसिस है तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे लिखेंगे? तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और दोबारा से 2 क्यूबिट स्टेट लिखता हूँ।
2 क्यूबिट स्टेट है साई अल्फा। अच्छा, इसको ना मुझे पसंद नहीं है बार बार 2 नंबर लिखना, तो 2 नंबरों को जरब दे तो एक और नंबर ही आता है ना। तो उसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ कि अब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ यूज किए हुए हैं, लेट्स से मैं ABCD यूज कर लेता हूँ। सो A00 प्लस B01 प्लस C10, ये जरा इजी होता है, 11। तो ABCD को मैंने रिप्लेस किया है अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा के प्रोडक्ट से। तो ये नए नंबर्स होंगे तो उनको मैं नया नाम दे दिया, तो नाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे जी इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखें इस स्टेट के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है कि अगर मैं इस साए के साथ इनर प्रोडक्ट लूं तो 1 होना चाहिए, राइट। और अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करके देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा A मॉड स्क्वायर प्लस B मॉड स्क्वायर प्लस C मॉड स्क्वायर प्लस D मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल जैसे सिंगल क्यूबिट के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मिला था, तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला है ये 2 क्यूबिट सिस्टम के लिए। तो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर द फॉर द 2 क्यूबिट स्टेट। इसी तरह से अगर कोई मुझे ये कहे कि इनकी वेक्टर या रिप्रेजेंटेशन बताएं क्या होगी, या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताएं इस स्टेट की, तो उसके लिए पहले मुझे 00 को डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपको पता है जो सिंगल क्यूबिट होते हैं उसमें तो 0 होता है 10 और 1 होता है 01। तो जब मैं 00 लिखूंगा तो वो बेसिकली टेंसर प्रोडक्ट है 0 का 0 के साथ, राइट। इसी को 00 कहा था। तो आप टेंसर प्रोडक्ट ले लें 10 और 01 का। तो इसको अगर आप अब करके देखें तो दिस विल बी, आई डोंट नो मैंने ठीक लिखा है इसको, आई मीन डिफरेंट चॉइसेस हैं। 1 0 1 0 0। अच्छा, यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने सेकंड वाले को भी चेंज कर दिया। सो ये 10 ही आएगा। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 1000। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि जी 01 बनाएं तो वो भी आप कर सकते हैं, 0 का प्रोडक्ट लें 1 के साथ, तो 0 प्रोडक्ट 1, सो दिस विल बी 0100। इसी तरह से 10 अगर कहा जाए तो उसको आप कर सकते हैं 1 टेंसर प्रोडक्ट विद 0। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो 10 बनेगा 0010। और इस तरह अगर आप 11 लिखना चाहते हैं तो 1 टेंसर प्रोडक्ट विद 1 एंड 10, सॉरी 01 यहाँ पे आएगा 01 01 एंड दैट गिव्स मी 0001। सो ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 2 क्यूबिट स्टेट्स की, ठीक है। तो अगर मैं इन बेस्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करूं तो मेरी जो स्टेट साई है वो क्या बन जाएगी, that will become A, B, C, D. So this is my 2 qubit state in vector representation, जो कि बेसिकली इक्वल है इस वेक्टर के जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये कॉलम वेक्टर्स यूज कर लें और देखें हर कॉलम वेक्टर 4x1 का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ क्यूबिट्स बढ़ते जा रहे हैं आपकी स्पेस बढ़ती जा रही है। तो जब आपका नंबर ऑफ क्यूबिट्स जो थे 1 था तो आपकी स्टेट्स कितनी थी, 2। अब आपके नंबर ऑफ क्यूबिट्स हो गए हैं 2 क्यूबिट स्टेट हो गई है, तो आपकी स्टेट्स कितनी हो गई हैं, बेसिस स्टेट्स 4। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो अगर मेरी क्यूबिट स्टेट 3 क्यूबिट वाली हो जाती है तो फिर मेरी स्टेट्स जो हैं वो कितनी होंगी, कोई बता सकता है।
जी 8 होंगी, ठीक है। तो 2 to the power 3, इसका मतलब है कि फॉर n qubits there are 2 to the power n पॉसिबल स्टेट्स। और ये है अब क्वांटम कंप्यूटर की पावर, कि आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं अगर आपके क्यूबिट्स ग्रो करें। यानी जितने ज्यादा क्यूबिट वाला कंप्यूटर होगा उतनी ज्यादा पॉसिबल स्टेट्स होंगी, ठीक है, राइट। आजकल जो क्यूबिट्स आ रहे हैं मार्केट में, अब मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ क्वांटम कंप्यूटर वालों के मुख्तलिफ दावे हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास एक क्वांटम कंप्यूटर है जिसके 100 क्यूबिट्स हैं, तो उसमें कितनी स्टेट होंगी? 2 to the power 100। 2 to the power 100 अप्रोक्सीमेटली 1.26 10 to the power 30 स्टेट्स होती हैं। अगर आपके पास 1000 क्यूबिट हो तो वो 2 to the power 1000 होगा, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे पावर देख रहे हैं ना क्वांटम कंप्यूटिंग की, कि जितने ज्यादा क्यूबिट आप करते जाएंगे एक्सपोनेंशियली उतनी ज्यादा पॉसिबल स्टेट्स आपकी ग्रो करती जाएंगी। और हर स्टेट बेसिकली एक इंफॉर्मेशन बिट रखती है। अगर आपके पास सिंगल स्टेट है तो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। टू स्टेट सॉरी सिंगल क्वांटम स्टेट है तो 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, 0 और 1। अगर आपके पास 2 क्यूबिट्स हैं तो आपके पास 4 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जबकि क्लासिकल कंप्यूटिंग में आपके पास सिर्फ 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं। उसमें ये नहीं होता कि 2 ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो आपकी पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगी। वो 2n होती है, 2 to the power n नहीं होती, ठीक है। मसलन अगर आपके पास 4 ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, तो उनकी उनकी जो पावर होगी या कॉम्प्लेक्सिटी या जो भी आप कह सकते हैं, वो ग्रो करेगी एज 4n 2n सॉरी 2n वेर दैट इज 8 स्टेट्स। तो उसकी 8 बिट्स पॉसिबल होंगी या 8 स्टेट्स पॉसिबल होंगी। लेकिन अगर मेरे पास 4 क्यूबिट हो, ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि क्यूबिट्स हो, तो फिर ये पावर किधर जाएगी? 2 to the power 4 विच इज 16 स्टेट्स। तो ये है पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो करना क्वांटम कंप्यूटर का। तो इसलिए अगर आप बिट्स की बजाय क्यूबिट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगी। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि लोग क्यों जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 2 क्यूबिट स्टेट्स की बात कर ली, उनकी उसकी बेसिस डिफाइन हमने की है, उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की है, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अब आप खुद चेक कर सकते हैं। और उससे फिर हमें अंदाजा हो रहा है कि अगर हम मजीद से मजीद क्यूबिट्स सिस्टम में ऐड करते जाएंगे तो जो कंप्यूटेशनल पावर है या कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाएगी। यानी एन एन क्यूबिट्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस। और आपने देखा कि ये हमें पता कैसे चला है, ये हमें टेंसर प्रोडक्ट से पता चला है कि कैसे क्यूबिट्स बनते हैं। और टेंसर प्रोडक्ट के पीछे लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर स्पेसेस हैं, वेक्टर स्पेसेस हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के उसूल हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स और कंप्यूटेशन का आपस में बहुत गहरा जो है वो लिंक बनता है। अच्छा, 3 क्यूबिट्स वाली स्टेट्स में 8 स्टेट्स होंगी, और उनकी भी फिर आप उसी तरह से उनको 0 0 0 करके लिख सकते हैं। तो इन जनरल अगर आपके पास nth क्यूबिट होता है तो उसकी स्टेट को इस तरह से आमतौर पे लिखा जाता है। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और 0 और ये उसमें n वैल्यूज होंगी। ये डॉट 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 का मतलब है कि मुझे पता नहीं है कितनी है, लेकिन n वैल्यूज होंगी। तो इसी को सम टाइम्स जो है वो 0 to the power n लिखा जाता है, क्योंकि ये टेंसर प्रोडक्ट है ना n टर्म्स का। तो इस वजह से इसको सम टाइम 0 to the power टेंसर प्रोडक्ट n लिखा जाता है। इसका मतलब है कि n जीरोस का टेंसर प्रोडक्ट लेके स्टेट बनाई गई है, मतलब इसमें n क्यूबिट्स पाए जाते हैं। एंड इसी तरह से बाकी सबके बाकी डिफरेंट स्टेट्स को भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 3 क्यूबिट, 4 क्यूबिट एंड सो ऑन। सो आई थिंक यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा। इसके बाद बस आगे जो है वो हम क्वांटम गेट्स और क्वांटम सर्किट्स पढ़ेंगे, जिसमें सिंगल क्यूबिट गेट्स हैं और 2 क्यूबिट गेट्स हैं।
और हम देखेंगे कि वो कैसे जो है वो सिंगल क्यूबिट पे और 2 क्यूबिट पे ऑपरेट करते हैं। कुछ फेमस जो है वो क्वांटम गेट्स, उनकी हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंड वो हमारा फिर कल का टॉपिक होगा। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें। इस स्लाइड को मैंने जो है वो यहाँ पे समराइज किया है। तो 2 क्यूबिट्स के लिए कंप्यूटेशनल बेसिस जो है वो ये वाली होगी। और यहाँ पे देखें ये कोएफिशिएंट बुक ने किसी और तरह से डिफाइन किए हैं, ये सिर्फ नाम है। और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखने का तरीका है कि एक आपके पास बिट स्ट्रिंग है जो इसकी पावर 2 ये शो कर रही है कि ये 2 क्यूबिट वाली स्ट्रिंग है। और इसकी एक नॉर्मलाइजेशन ये है कि तमाम कोएफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर करें और उनको जमा करें तो इक्वल टू 1 आएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। फिर मेजरमेंट में हम देखेंगे कि अगर आपके पास 2 क्यूबिट सिस्टम हो तो जब आप मेजरमेंट करते हैं तो वो सिर्फ एक ही सबसेट आपको उसका मिलता है। मतलब आप 2 क्यूबिट्स को इकट्ठे मेजर नहीं करते, बल्कि मेजर आप एक ही क्यूबिट को करते हैं, बल्कि एक क्यूबिट में भी एक बिट को ही मेजर करते हैं। तो ये मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ये मेजरमेंट से रिलेटेड है या क्वांटम गेट्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो कि हम कल जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ी मशहूर 2 क्यूबिट स्टेट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको बेल स्टेट कहते हैं। इसकी भी डिटेल डिस्कशन आएगी जब मैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे बात करूंगा, तो वहां पे हम बेल स्टेट को भी देखेंगे। लेकिन सिर्फ ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे देना चाहिए कि ये एक 2 क्यूबिट स्टेट है। और देखें इसके अंदर सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यू हैं। तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है 1/√2 है, क्योंकि हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 करनी है। तो 1/2 यहाँ से और 1/2 यहाँ से, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ 2 क्यूबिट स्टेट। और इसी तरह से अगर आपके पास n क्यूबिट्स मौजूद हैं तो उनके उनके लिए जो है वो, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ लिखना, 2 to the power n एम्पलीट्यूड्स चाहिए होते हैं क्वांटम स्टेट को। सो यहाँ पे मैं अब स्टॉप करता हूँ। आप लोग कोई सवाल है, थोड़ी 5 मिनट है आपके पास, कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो आप कर लें। अच्छा, चैट में 2 सवाल मुझे नजर आ रहे हैं। एक सवाल ये है कि व्हाट इफ समहाउ मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेट वेक्टर चेंजेस, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट ऑन ब्लॉक स्फीयर। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेट वेक्टर से आपकी क्या मुराद है मुझे नहीं पता। अगर आप एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड जो है वो थीटा और फाई पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे थीटा, बल्कि फाई पे भी नहीं डिपेंड करते, थीटा पे करते हैं, क्योंकि वही प्रोबेबिलिटी देता है आपको। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होता है वैसे वैसे आपकी एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होते हैं। और इन जनरल देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो अगर आपने क्वांटम स्टेट को कंप्लीटली डिटरमिन करना है, पूरी क्वांटम स्टेट आप चाहते हैं कि पता चल जाए आपको, तो आपको इन्फिनिट मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी, यानी थीटा की इन्फिनिट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। और दूसरा सवाल है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट मल्टी क्यूबिट्स विजुअली। हम नहीं कर सकते, यही मैं पहले बात कर रहा था कि सिंगल क्यूबिट को तो हमने ब्लॉक स्फीयर पे कर लिया था, जो कि 3 डायमेंशन है। और चूंकि हम खुद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर आपने 2 क्यूबिट स्टेट को विजुअलाइज करना है तो आपको 4 डायमेंशनल स्पेस में जाना पड़ेगा। तो 4 डायमेंशनल स्पेस को हमारा दिमाग जो है विजुअलाइज नहीं कर सकता। ये सिर्फ 2 क्यूबिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 3 क्यूबिट में जाएंगे तो 8 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इतनी बड़ी स्पेस को, या 4 डायमेंशनल या उससे ज्यादा वाली जो स्पेसेस हैं, उनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमने उसके लिए मैथमेटिक्स की जुबान सीखी है, और मैथमेटिक्स के थ्रू ही हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं।